दिल्ली के विश्वासनगर इलाके में एक ऐसा हादसा हुआ जिसे देखने के बाद लोग बुरी तरह सहम गए, क्योंकि वहां डीटीसी की एक इलेक्ट्रिक बस ने ई रिक्शा और एक स्कूल वैन के साथ कुछ बाइकों को सामने से बुरी तरह टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ई रिक्शा और स्कूल वैन करीब 100 मीटर तक सड़क पर घिसटते चले गए और इस भयानक हादसे को देखकर लोग दहल गए। डीटीसी की उस इलेक्ट्रिक बस ने सबसे पहले ई रिक्शा को टक्कर मारी। इसके बाद उस बस ने ई रिक्शा के पीछे आ रही स्कूल वैन को भी अपनी चपेट में ले लिया। मोटरसाइकिल से जा रहा एक आदमी भी बस की चपेट में आने के बाद सड़क पर गिर गया। इस घटना की वजह से सड़क पर अफरा तफरी मच गई। लोग जान बचाने के लिए वहां से भाग खड़े हुए। स्कूल वैन के पीछे एक स्कूटर भी नजर आया, जो बस की टक्कर से बचने के लिए ऐन वक्त पर पास की गली में घुस गया और उसकी वजह से स्कूटर पर बैठे दोनों लोगों की जान बाल बाल बच गई। लेकिन इस हादसे की वजह से वहां कोहराम मच गया। हादसे के बाद वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। कई लोग दौड़ते हुए वहां घायलों की मदद के लिए पहुंच गए, क्योंकि उस बेकाबू बस ने वहां हाहाकार मचा दिया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ई रिक्शा और स्कूल वैन करीब 100 मीटर तक सड़क पर घिसटते चले गए। देखकर ऐसा लगा जैसे वहां कोई फिल्म की शूटिंग चल रही हो। हादसा विश्वासनगर इलाके में दोपहर करीब 12:30 बजे हुआ। उस वक्त सड़क से कई गाड़ियां गुजरती दिखाई दी। तभी उस बस ने सामने से आ रहे ई रिक्शा और स्कूल वैन को रौंद दिया। हादसे के बाद वहां भीड़ जमा हो गई। घायलों की मदद के लिए कई लोग दौड़ते हुए वहां पहुंच गए। इस हादसे में कई लोग घायल हो गए और उन्हें तुरंत पास के अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। उधर दिल्ली की साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में एक छात्रा के यौन उत्पीड़न के मामले में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। मामले की जांच कर रही दिल्ली पुलिस ने आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने का दावा किया। थाने में जो शिकायत दर्ज कराई गई उसके मुताबिक 4 आरोपियों ने यूनिवर्सिटी की एक छात्रा का गैंगरेप करने की कोशिश की थी और मामला सामने आते ही साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में हंगामा हो गया। पीड़ित छात्रा के समर्थन में कई छात्राएं उतर आईं और उन्होंने यूनिवर्सिटी परिसर में प्रदर्शन शुरू कर दिया। हाथों में कई पोस्टर और तख्तियां लेकर उन्होंने आरोपियों को जल्द पकड़ने की मांग की। जिस छात्रा के साथ यौन शोषण हुआ है उसके पक्ष में यहाँ पर कई छात्राएं जो हैं वो यहाँ पर आई हैं। पुलिस के मुताबिक यूनिवर्सिटी में जहां छात्रा का गैंगरेप करने की कोशिश की गई, उस हिस्से में मरम्मत का काम चल रहा था। इसके बाद पुलिस इस बात की जांच में जुट गई कि ये काम मजदूरों ने किया या फिर यूनिवर्सिटी के ही कुछ कर्मचारियों का इसमें हाथ था। इस बीच यूनिवर्सिटी प्रशासन ने भी मामले की जांच के लिए एक कमेटी बना दी, जो 10 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। उधर उत्तर प्रदेश के वाराणसी में विधायकों को मिलने वाला पास लगाकर सड़कों पर चल रही 2 गाड़ियों को पुलिस ने सीज कर लिया। पुलिस की टीम शहर के भाजूबीर इलाके में चेकिंग अभियान चला रही थी। उसी दौरान अधिकारियों की नजर उन दोनों गाड़ियों पर पड़ी जिन पर विधायकों की गाड़ियों पर लगने वाला स्टिकर लगा हुआ था और स्टिकर देखते ही पुलिस वालों ने दोनों गाड़ियां रुकवा दी। पुलिस वालों ने गाड़ी चला रहे लोगों से पूछताछ शुरू कर दी। गाड़ी पर लगे विधायकों को मिलने वाले स्टिकर के बारे में जानकारी मांगी। तो विधायक लिख करके आप कहां चल रहे हो और ये आपने काली फिल्म लगा रखी है। पुलिस ने गाड़ी में बैठे व्यक्ति से सवाल पूछा कि आखिर उसने गाड़ी पर विधायकों को मिलने वाला पास क्यों लगवाया। हालांकि वो व्यक्ति साफ जवाब नहीं दे सका। विधायक क्यों लिखवाया, कौन से विधायक को, किस विधानसभा में? पुलिस वालों ने दोनों गाड़ियों के दस्तावेज चेक किए। इसके बाद दोनों का चालान काटकर उन्हें सीज कर दिया। और यूपी के वाराणसी में करीब 500 किलो चांदी के साथ 5 आरोपी पकड़ लिए गए। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में पुलिस ने 467 किलो चांदी के साथ 5 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक सभी आरोपी पकड़ी गई चांदी को बोरों में छिपाकर मथुरा से वाराणसी ले आए थे। पुलिस ने बताया कि आरोपियों के पास इससे जुड़े कोई दस्तावेज नहीं मिले। पकड़ी गई चांदी की कीमत 6 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई गई। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक महिला पर आरोप लगा कि उन्होंने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या करवा दी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक उनके पास हत्या में इस्तेमाल किया गया तमंचा मिला। उत्तर प्रदेश के बांदा में पुलिस ने ब्रिजेंद्र उर्फ भाऊ नाम के अंतर्राष्ट्रीय बदमाश को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार करने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से वो घायल हो गया, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। तलाशी के दौरान उसके पास से नकदी, तमंचा और गोलियां मिली। में ये गिरफ्तार हुआ है विजेंद्र और इसके 2 अन्य साथी जो छतरपुर के रहने वाले भागे हुए हैं। उधर उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में पुलिस ने छापेमारी कर लाखों रुपए के अवैध पटाखे बरामद कर लिए। यूपी के इटावा में पुलिस को कुछ घरों में बड़ी तादाद में अवैध पटाखे छिपाकर रखे जाने की शिकायत मिली थी। इसके बाद पुलिस की टीम उस घर पर छापेमारी के लिए पहुंच गई और वहां करीब 10 लाख रुपए के पटाखे मिले। इतनी बड़ी तादाद में पटाखे देखकर पुलिस भी दंग रह गई। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए सभी पटाखों को जब्त कर लिया और 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। ये पटाखा रिहायशी इलाकों में भंडारित किया गया था, जबकि इनके पास भंडारण हेतु कोई लाइसेंस नहीं था। दीपावली को देखते हुए पुलिस ने कई शहरों में छापेमारी की
उत्तर प्रदेश के हापुड़ में भी एक मकान में छापा मारा गया। वहां 3 लाख से ज्यादा रुपयों के पटाखे रखे मिले। वहां बड़े बड़े बोरों और डब्बों में पटाखे रखे दिखे। पुलिस ने पटाखों को जब्त कर एक व्यक्ति को हिरासत में ले लिया। उधर त्योहारों से पहले उत्तर प्रदेश के कई शहरों में खाद्य विभाग ने नकली और जहरीली मिठाइयों के खिलाफ अभियान छेड़ दिया। उसी अभियान के तहत उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से खाद्य विभाग की टीम ने 1100 किलो मिलावटी पनीर पकड़ा। और इतनी बड़ी तादाद में मिलावटी पनीर देखकर पुलिस के भी होश उड़ गए। पुलिस के मुताबिक ये पनीर 2 गाड़ियों से अलग अलग जिलों में सप्लाई किया जा रहा था। उन गाड़ियों में नीले रंग के ड्रम रखे दिखाई दिए। उन ड्रमों में बर्फ के साथ मिलावटी पनीर रखा हुआ था। दावा किया गया कि इस पनीर को मिल्क पाउडर और रिफाइंड ऑयल से बनाया जा रहा था, जो लोगों के लिए हानिकारक हो सकता है। इन दोनों गाड़ियों को जब्त करने के बाद पुलिस ने मिट्टी खोदने वाली मशीन को वहां बुलाया। इसके बाद वहां एक बड़ा सा गड्ढा खोदा गया और फिर 1100 किलो मिलावटी पनीर उस गड्ढे में डालकर उसे नष्ट कर दिया गया। और इसी तरह दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश के नोएडा में भी खाद्य विभाग की टीम ने एक डेयरी पर छापेमारी कर 5 क्विंटल नकली पनीर बरामद करने का दावा किया। पुलिस के मुताबिक ये पनीर हरियाणा के एक मिल्क प्लांट से लाया गया था। अधिकारियों के मुताबिक नकली पनीर की सप्लाई दिल्ली एनसीआर के अलग अलग हिस्सों में होनी थी। लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने इस नकली पनीर को जब्त कर लिया। पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक गाड़ी को रोका। इसके बाद जब उस गाड़ी की तलाशी ली गई तो उसमें 550 किलो नकली पनीर मिला। पुलिस के मुताबिक वो पनीर दिखने में ही खराब लग रहा था, उससे बदबू भी आ रही थी। ऐसे में पुलिस ने तुरंत उस पनीर के सैंपल लिए और फिर नोएडा प्राधिकरण की मदद से उसे नष्ट करवा दिया। पुलिस के मुताबिक ये पनीर हरियाणा के एक मिल्क प्लांट से दिल्ली एनसीआर में सप्लाई करने के लिए लाया जा रहा था। और नोएडा के अलावा उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में भी खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने 30 क्विंटल मिलावटी रसगुल्ले बरामद किए। बाद में उन रसगुल्लों को नष्ट कर दिया गया। एक सूचना के आधार पर खाद्य विभाग की टीम ने बुलंदशहर में एक गोदाम पर छापेमारी की, जहां भारी मात्रा में मिठाइयां बनाई जा रही थीं। और जब खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम वहां पहुंची तो वहां की स्थिति देखकर वो चौंक गई। विभाग के मुताबिक वहां न सिर्फ मिलावटी रसगुल्ले तैयार किए जा रहे थे, बल्कि उन्हें जंग लगे डब्बों में पैक किया जा रहा था। रसगुल्ला छेने से बनाया जाता है, लेकिन दावा किया गया कि उस गोदाम में इसे बनाने के लिए मकई के पाउडर का इस्तेमाल किया गया। ये जो देहात की मार्केट है, वहाँ जो सस्ते के चक्कर में ये रसगुल्ले बिकते हैं ऐसे। बताया गया कि वहां कई दूसरी मिठाइयों में भी शिकायत मिली। विभाग की टीम ने वहां से करीब 12 सैंपल इकट्ठा किए और उन्हें जांच के लिए भेज दिया। साथ ही बरामद किए गए करीब 300 क्विंटल रसगुल्लों को नष्ट कर दिया गया। बाद में इसी तरह की कार्रवाई कई दूसरी जगहों पर भी की गई। और उत्तर प्रदेश के इटावा में भी खाद्य सुरक्षा विभाग ने करीब 1 क्विंटल मिलावटी रसगुल्ले जब्त किए। बताया गया कि नकली छेने से भारी मात्रा में रसगुल्ले बनाकर उन्हें त्योहारों में बेचने की तैयारी थी। विभाग ने इस सिलसिले में कई इलाकों में छापेमारी अभियान चलाया और जब्त किए गए करीब 1 क्विंटल मिलावटी रसगुल्लों को नहर में फेंक दिया। दावा किया गया कि रसगुल्ले नकली छेने से बनाए गए थे। आराम से ये कार्रवाई इटावा के कई इलाकों में की गई। रसगुल्लों के अलावा करीब 25 किलो दूसरी मिठाइयां भी नष्ट की गईं। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने इस दौरान मिठाई की अलग अलग दुकानों से करीब 35 सैंपल लिए और उन्हें जांच के लिए लैब में भेज दिया। बताया गया कि आने वाले दिनों में यह कार्रवाई और तेज की जाएगी। और मिलावटी रसगुल्लों के बाद उत्तर प्रदेश के मेरठ में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने 2500 किलो नकली मावा बरामद किया। वहां खाद्य विभाग की टीम को छापेमारी के दौरान एक पिकअप वैन में नकली मावा मिला, जिसकी कीमत 5.5 लाख रुपए बताई गई। इसके बाद मावे के सैंपल को जांच के लिए भेज दिया गया और 2500 किलो मावे के नकली होने की जानकारी मिलने पर खाद्य विभाग के अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। इसके लिए खुदाई करने वाली मशीन की मदद से मावे को कचरा फेंकने वाली जगह पर फेंक दिया गया। इसके बाद उसे मिट्टी में मिलाकर आगे की कार्रवाई शुरू की गई। जानकारी मिली कि मेरठ के लाल कुर्ती बाजार में मौजूद मावा मंडी में उस पिकअप वैन से दुर्गंध आने पर अधिकारियों ने छापा मारा था। इसमें भारी मात्रा में नकली मावा बरामद हुआ। खाद्य विभाग की टीम ने इस मामले में 4 आरोपियों की पहचान करके उनकी तलाश तेज कर दी। सौभाग्य की एक बात है कि हर दिवाली आते ही ये सारा तमाशा शुरू हो जाता है। बाजारों में मावा, मिठाई, खोआ सब जगह नकली मिलावटी मिलना शुरू हो जाता है। कहीं सैकड़ों किलो नकली मावा जब्त हो रहा है, कहीं रंग बिरंगे खतरनाक केमिकल वाली मिठाइयां पकड़ी जा रही हैं। पब्लिक सोशल मीडिया पर भड़क रही है। पब्लिक करे भी क्या? जो बेगैरत लोग ये कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं, लेकिन ये बार बार क्यों हो रहा है? हर साल वही कहानी क्यों है? पकड़े जाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं अफसर, फिर शायद जुर्माना लगाते हैं और मावे को, रसगुल्लों को नष्ट करने का वीडियो बनता है, लेकिन फिर अगले त्योहार पर यही होना है। होली पर फिर यही होगा। पब्लिक भी जान गई है। खुदाई करने वाली मशीनों से गड्ढों में दबा रहे हैं। तो सोचिए कितना नकली बन रहा है। लेकिन ये करने वालों को सजा किस तरह की दी जा रही है?
जो लोगों को मारने पर तुले हुए हैं, उनको गाड़ो ना जमीन में, क्योंकि रसगुल्ले गाड़ने से तो ये लोग डर ही नहीं रहे। यानी इनको पता है कि पकड़े गए तो 200-400 किलो की मिठाई का नुकसान होगा बस। यानी वो तो ये अपने प्रॉफिट में मार्जिन लेकर चलते होंगे, तभी तो हर त्योहार में बनाते रहते हैं और अधिकारी हर त्योहार पर पकड़ते रहते हैं। क्यों नहीं रुकता ये सिलसिला? सजा क्या हो रही है इन लोगों पर? इनके पनीर पर बुलडोजर चलाने से क्या होगा? आजकल तो मकानों पर बुलडोजर चलाने का चलन है ना, वो इन लोगों के मकानों पर क्यों नहीं चलाते? इनके गोदामों पर क्यों नहीं चलता? इनकी फैक्ट्रियों पर क्यों नहीं चलता? अभी तो अधिकारी पकड़ रहे हैं, वो अच्छी बात है, लेकिन बाकी टाइम भी तो अधिकारियों को यह सब पकड़ना है। मिठाई खाना ही छोड़ दें क्या? पब्लिक को कैसे पता चलेगा कौन सी मिठाई किस चीज से बना रखी है? और ये दुकानों के लिए जरूरी क्यों नहीं करते ये बताना कि वो खुद नहीं बना रहे ये मिठाइयां? पनीर बाहर से मंगाते हैं, खोआ सप्लायर से लेते हैं, रसगुल्ले कोई ठेकेदार देने आ रहा है इनको। ये तो बस मिठाइयां सजाकर रखने हैं ना, इसका मतलब अपने नाम से डब्बा दे देते हैं। पब्लिक सोच रही है ये बड़ी सी दुकान पर चमचमाती लाइटों में पड़ी मिठाई उसी दुकान के हलवाई ने बनाई होगी, और पता चल रहा है कि ये तो किसी गोदाम के सप्लायर से आ रही है, क्योंकि ये जो पकड़े जा रहे हैं इनकी कोई मिठाई की दुकानें तो दिखती नहीं है। ये तो हजारों किलो बनाकर मिठाई की दुकानों में सप्लाई कर रहे हैं। तो पब्लिक को बताओ तो सही, कंपलसरी कर दो ना दुकान वालों के लिए ये बताना कि ये मिठाई सिर्फ वो पैक करके बेच रहे हैं अपने नाम से, उनके यहां नहीं बनी होती। बाकी सामान पर हजार तरह के कानून बना रखे हैं, क्यूआर कोड लगा रखा होता है, माल कहां से लिया ये बताना पड़ता है, कितना जीएसटी दिया सब बिल दिखाओ। ये मिठाइयों पर भी करो ना। पब्लिक जो बाकी व्यापारी हैं वो सब तो ये सब कर रहे हैं और इन मिठाई वालों का कुछ नहीं हो रहा। नहीं तो नाम उनका भी तो खराब हो रहा है जो ईमानदारी से अपनी दुकानें चला रहे हैं, कुछ ईमानदारी से भी तो चला रहे होंगे, उनका नाम भी तो खराब हो रहा है। किसी के माथे पर ईमानदार नहीं लिखा होता। आप कोई सिस्टम तो बनाओ कि मार्का लगाओ कि ये वाली मिठाई इन्होंने खुद बनाई है। 100 बात की एक बात, उधर मुंबई में कुछ जगहों पर आई लव देवा भाऊ और आई लव बुलडोजर बाबा के पोस्टर लगा दिए गए। मुंबई के कुछ इलाकों में आई लव देवा भाऊ और आई लव बुलडोजर बाबा के पोस्टर लगे नजर आए। आई लव देवा भाऊ वाले पोस्टर पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तस्वीर, तो आई लव बुलडोजर बाबा वाले पोस्टर पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर लगी नजर आई। महाराष्ट्र निकाय चुनाव से पहले मुंबई में विपक्षी दलों के नेताओं ने राज्य चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचकर अफसरों से मुलाकात की। शरद पवार, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे समेत विपक्ष के कई नेताओं ने इस मुलाकात के दौरान मतदाता सूची में गड़बड़ी का आरोप लगाया। मध्य प्रदेश के मुरैना में मामूली झगड़े के बाद बाजार में दिन दहाड़े बंदूक लहराए जाने से हड़कंप मच गया। पुलिस ने 2 सगे भाइयों के खिलाफ एक दुकानदार की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया। इधर उत्तर प्रदेश के झांसी में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक व्यक्ति ने पड़ोस में रहने वाले लड़के की बुरी तरह पिटाई कर दी, क्योंकि उस व्यक्ति को शक था कि उनकी पत्नी का उस लड़के के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है। उनका शक यकीन में तब बदल गया जब उन्होंने अपनी पत्नी को उस लड़के के साथ शहर के एक होटल में देख लिया, और पत्नी को पड़ोसी लड़के के साथ होटल में देखकर उनका पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। इसके बाद उस व्यक्ति ने कुछ लोगों के साथ मिलकर लड़के की पिटाई शुरू कर दी। मारपीट की वजह से वो लड़का झाड़ियों में गिर गया, जिसके बाद वो लोहे की रॉड लेकर उस पर टूट पड़े। इस दौरान कुछ लोगों ने महिला के पति को रोकने की कोशिश की, लेकिन इसके बाद भी उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ और वो लगातार पड़ोस में रहने वाले उस लड़के को लोहे की रॉड से पीटते रहे। और तो और महिला के पति और उनके साथियों ने मिलकर लड़के के परिवार के लोगों के साथ भी मारपीट की। इस घटना की वजह से वहां हंगामा खड़ा हो गया, लोगों की भीड़ जमा हो गई, लेकिन किसी ने भी मारपीट कर रहे लोगों को रोकने की कोशिश नहीं की। वो लड़का सड़क के किनारे गिरा रहा और उसके साथ कई लोग मारपीट करते रहे। कोई उस पर धनाधन बेल्ट चलाता नजर आया तो कोई उस पर डंडे बरसाने में जुटा रहा। मारपीट की वजह से वो लड़का बुरी तरह चीखता चिल्लाता रहा। वो मारपीट कर रहे लोगों से रहम की भीख मांगता रहा, लेकिन उसके रोने और गिड़गिड़ाने का उन पर कोई असर नहीं हुआ और इसी वजह से वहां काफी देर तक अफरा तफरी मची रही। मारपीट के दौरान वो लड़का बार बार ये कहता रहा कि उसका महिला के साथ कोई संबंध नहीं है। उस लड़के के मुताबिक महिला के साथ जो लड़का होटल आया था वो वहां से भाग गया था, लेकिन महिला के परिवार के लोगों को उसकी बातों पर भरोसा नहीं हुआ और उन लोगों ने उसे ही महिला का प्रेमी समझ लिया और उसकी पिटाई शुरू कर दी। रॉड से बुरी तरह पीटने के बाद वो लोग उसे बालों से पकड़कर खींचते हुए सड़क पर ले आए। इसके बाद 2 लोगों ने मिलकर उस पर लात और घूंसों की बारिश शुरू कर दी। एक बार फिर उस लड़के की बेल्ट से पिटाई शुरू की गई।
मारपीट के दौरान वो लड़का बार बार खुद को बेगुनाह बताता रहा। उसके मुताबिक महिला किसी दूसरे लड़के के साथ होटल आई थी और उस लड़के ने दावा किया कि पति के डर की वजह से पड़ोस में रहने वाली उस महिला ने उससे मदद मांगी थी। उसी दौरान महिला के पति ने उस लड़के को पत्नी से बात करते हुए देख लिया। उस लड़के ने दावा किया कि महिला के पति अपने कुछ लोगों के साथ उसके पास पहुंचे और फिर बिना कुछ कहे सुने उसे मारना शुरू कर दिया और उसे होटल से खींचते हुए मोहल्ले की सड़क पर ले आए। इसके बाद कई लोग उसे पीटने में जुट गए। हालांकि लड़के के परिवार वालों ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन मारपीट कर रहे लोगों के सामने उनकी एक न चली। आरोप है कि महिला के परिवार वालों ने उनकी भी पिटाई की। वहाँ 6-7-8 लोगों ने बहुत बेरहमी से मारा, यहाँ हाथ पैर भी। इस मामले में पुलिस ने लड़के की शिकायत पर केस दर्ज कर मारपीट करने वाले आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। उधर मध्य प्रदेश के रतलाम में एक तेज रफ्तार ऑटो के पलटने से दहशत मच गई। ऑटो के पलटने की वजह से उसका ड्राइवर उसके नीचे दब गया और उसकी वजह से वहां अफरा तफरी मच गई, क्योंकि वो ऑटो तेज रफ्तार में सड़क से गुजरने के दौरान पलट गया। वहां जोरदार आवाज सुनकर सड़क के आसपास खड़े लोग दौड़ पड़े। हादसा इतना खौफनाक रहा कि वो ऑटो पलटने के बाद वापस उसी दिशा में मुड़ गया जिधर से वो आ रहा था। इससे उसके आगे के हिस्से में नुकसान पहुंचा। गनीमत यह रही कि इस दौरान उस ऑटो में कोई यात्री नहीं था और उसका ड्राइवर भी बाल बाल बच गया। इस हादसे के बाद उस सड़क पर भीड़ जुड़ गई। उन लोगों ने ड्राइवर को ऑटो से बाहर निकाला और धीरे धीरे उस ऑटो को भी सीधा खड़ा कर दिया। इस बीच राजस्थान के सीकर में एक व्यक्ति ने एक गाय को अपनी गाड़ी से बांधकर कई किलोमीटर तक घसीटा। सड़क पर घसीटे जाने की वजह से वो गाय बुरी तरह जख्मी हो गई। जानकारी के मुताबिक वो गाय जिस मकान में बंधी हुई थी वहां से निकलकर वो पड़ोसी के खेत में घुस गई और इसी बात पर वो पड़ोसी बुरी तरह भड़क गए और उस गाय को अपनी गाड़ी से बांध दिया। इसके बाद वो करीब 4 किलोमीटर तक उस गाय को घसीटते हुए ले गए। इस दौरान उन्होंने कई बार अपनी गाड़ी की रफ्तार भी तेज की, जिसकी वजह से उस गाय को काफी चोट लग गई। उस गाय के शरीर से खून बहता दिखाई दिया। इस मामले के सामने आने के बाद आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करवाया गया और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की गई। बताया गया कि वो गाय एक घर में बंधी हुई थी। वो उस घर से निकलकर पड़ोसी के खेत में घुस गई। इसके बाद वो पड़ोसी उस गाय को घसीटते हुए ले गया। उधर मध्य प्रदेश के जबलपुर में उस वक्त बवाल हो गया जब ईदगाह का प्रभार सौंपने को लेकर पुरानी कमेटी और नई कमेटी के बीच झड़प हो गई। इस दौरान पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने पुरानी कमेटी के लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन इसके बाद भी वहां के हालात नहीं संभले, जिसके बाद पुलिस ने ईदगाह के बाहर हंगामा कर रहे लोगों को जबरन हटाना शुरू किया। पुलिस के इस एक्शन की वजह से वहां अफरा तफरी मच गई, लेकिन हालात तब बिगड़ गए जब पुरानी कमेटी के लोग ईदगाह के बाहर धरने पर बैठ गए। इस पर पुलिस के जवान उन्हें जबरदस्ती हटाने में जुट गए। कुछ लोग पुलिस वालों से उलझने की कोशिश करते नजर आए। बाद में पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने ईदगाह के गेट पर लगे ताले को तोड़कर नई कमेटी को चार्ज दिलाया। और बवाल इसलिए हुआ क्योंकि पुरानी कमेटी ने कार्यकाल खत्म होने के बाद भी नई कमेटी को ईदगाह का प्रभार नहीं सौंपा, जबकि वक्फ बोर्ड ने पुरानी कमेटी को जनवरी में ही नई कमेटी को चार्ज सौंप देने का आदेश दिया था, लेकिन पुरानी कमेटी के लोगों ने प्रभार देने से मना कर दिया। और तो और एसडीएम के आदेश के बाद भी पुरानी कमेटी के लोग नई कमेटी को ईदगाह का प्रभार सौंपने के लिए तैयार नहीं हुए। इसके बाद प्रशासन के अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ नई कमेटी को चार्ज दिलाने के लिए वहां पहुंच गए। इसका पता चलने के बाद पुरानी कमेटी के लोगों ने ईदगाह के बाहर हंगामा कर दिया। नई कमेटी को चार्ज देने का ऑर्डर किया, उसके बावजूद भी नई कमेटी चार्ज नहीं दे रही थी, अराजकता का माहौल बना ली थी। पुलिस के समझाने के बाद जब बात नहीं बनी तो अधिकारियों ने जबरदस्ती नई कमेटी को ईदगाह का प्रभार सौंप दिया। इस दौरान कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। इधर दिल्ली में पुलिस ने निवेश के नाम पर लोगों को ठगने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश कर दिया। दिल्ली के शाहदरा इलाके में पुलिस ने निवेश के नाम पर लोगों को ठगने वाले चीनी गिरोह का भंडाफोड़ कर दिया। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने एक महिला से विदेशी कंपनी में निवेश का लालच देकर करीब 3 लाख रुपए की ठगी की थी। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में पुलिस ने जमाते इस्लामी और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के पूर्व नेताओं के ठिकानों पर एक साथ बड़ी छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने संदिग्ध दस्तावेजों और डिजिटल डिवाइस को कब्जे में ले लिया। छापेमारी की ये कार्रवाई आतंकी संगठनों को समर्थन देने, फंडिंग देने और उनका नेटवर्क फैलाने के आरोप पर की गई। भारत और पाकिस्तान के बीच 1965 में हुई जंग के 60 साल पूरा होने पर जम्मू में पूर्व सैनिकों ने एक रैली का आयोजन किया। उन्होंने जंग में शहीद हुए जवानों को याद किया। कार्यक्रम में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और सेना के कई बड़े अधिकारी शामिल हुए।
उधर मध्य प्रदेश के देवास में एक तेज रफ्तार कार ने कोहराम मचा दिया। उसने पहले एक मोटरसाइकिल चला रहे आदमी को टक्कर मारी, फिर बेकाबू होकर वो एक घर की दीवार से टकरा गई। जानकारी के मुताबिक वो कार एक नाबालिग लड़का चला रहा था और मोटरसाइकिल से हुई जोरदार टक्कर के बाद वो कार अचानक अपने दाहिने तरफ मुड़ गई। इसके बाद उसने सीधा जाकर एक घर की दीवार को तोड़ दिया। टक्कर इतनी भयंकर थी कि दीवार पूरी तरह टूट गई। उसके पीछे खड़े एक स्कूटर को भी नुकसान पहुंचा। बेकाबू कार ने जिस मकान की हालत कर दी, वहां से शोर सुनकर लोग तुरंत बाहर निकले। बाहर आकर उन्होंने देखा तो उनके होश उड़ गए। उनके घर की दीवार मिट्टी में मिल चुकी थी। घर का गेट तो पिलर की वजह से बच गया, लेकिन उसके सहारे खड़ी दीवार मलबे में बदल गई। ये देखकर आसपास रहने वाले लोग भी अपने घरों से बाहर निकल आए और फिर सब मिलकर कार चला रहे उस लड़के पर बरस पड़े, खासकर वो व्यक्ति जिसकी मोटरसाइकिल को उस कार ने सबसे पहले टक्कर मारी थी। घटना तब हुई जब वो व्यक्ति अपनी मोटरसाइकिल से सड़क पार कर रहे थे और तभी सामने से आ रही उस कार ने उन्हें टक्कर मार दी। कार से टकराते ही वो व्यक्ति मोटरसाइकिल समेत जमीन पर गिर गए। गनीमत यह रही कि वो पहियों से दूर थे और कार ने उनकी मोटरसाइकिल को ही नुकसान पहुंचाया। इसके बाद वो व्यक्ति आपे से बाहर हो गए और दौड़ते हुए कार के पीछे पहुंचे। तब तक वो दीवार से टकरा चुकी थी। टक्कर के बाद उन्होंने कार चला रहे लड़के पर अपना गुस्सा उतारा। डर के मारे वो नाबालिग लड़का बाहर निकल आया और काफी देर तक लोगों की डांट सुनता रहा। इधर दिल्ली नगर निगम में कर्मचारियों के वेतन को लेकर आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने जमकर हंगामा कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि डेंगू से लड़ने के लिए नियुक्त किए गए कर्मचारियों को बाकी कर्मचारियों जितना वेतन नहीं मिल रहा। इसकी वजह से वो पिछले कई दिन से हड़ताल कर रहे हैं और उनका वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर ही आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने हंगामा किया। उन्होंने सदन में टेबल पर चढ़कर पोस्टर लहराए और जमकर नारेबाजी की। इस दौरान दिल्ली के नगर निगम एमसीडी के अध्यक्ष ने कई बार उन्हें शांत करवाने की कोशिश की, लेकिन वो शोर मचाते रहे। आम आदमी पार्टी के पार्षदों से मेरी अपील है कि बैठिए, हाउस चलने दीजिए। सदन में हुए हंगामे की वजह से कुछ देर के लिए कार्यवाही रुक गई। आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने आरोप लगाया कि डेंगू से लड़ने के लिए नियुक्त किए गए कर्मचारियों को कम वेतन दिया जा रहा है। इसे लेकर वो हड़ताल पर बैठे हैं, लेकिन नगर निगम अध्यक्ष ने उनकी सुनवाई नहीं की। उधर झारखंड के हजारीबाग में मुकेश कुमार मेहता नाम के व्यक्ति पर आरोप लगा कि उन्होंने बीमे की रकम हड़पने के लिए अपनी पत्नी की साजिश के तहत हत्या कर दी। पुलिस को गुमराह करने के लिए उन्होंने हत्या को हादसा दिखाने की कोशिश की। कुछ रोज पहले पुलिस को सड़क हादसे में एक महिला की मौत की जानकारी मिली थी, लेकिन उस हादसे में महिला के पति को खरोंच तक नहीं आई थी। इसी वजह से पुलिस की शक की सुई महिला के पति पर ठहर गई। पुलिस ने तुरंत मामले की जांच शुरू की। पता चला कि हजारीबाग के पद्मा थाना इलाके में रहने वाली उस महिला का करीब 3 महीने पहले 15 लाख का बीमा हुआ था। पुलिस के मुताबिक उसी बीमे की रकम को हड़पने के लिए महिला के पति ने उसकी हत्या कर दी थी। कुछ दिन पहले इसने अपनी वाइफ का इंश्योरेंस कराया था, बीमा कराया था LIC में। हत्या की साजिश से पर्दा उठने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इधर उत्तर प्रदेश के महोबा में एक मिशनरी स्कूल पर हिंदू विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाते हुए विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने हंगामा कर दिया। कार्रवाई की मांग करते हुए लोग धरने पर बैठ गए। बवाल इसलिए हुआ क्योंकि कुछ रोज पहले स्कूल में पढ़ने वाली 12वीं के एक छात्र ने सोशल मीडिया पर हिंदू समुदाय को लेकर एक आपत्तिजनक पोस्ट की थी और उसी पोस्ट को लेकर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता और बच्चों के परिवार वाले भड़क गए। 12वीं में पढ़ने वाले जिस लड़के ने आपत्तिजनक पोस्ट की थी, उसे गिरफ्तार करने की मांग करते हुए लोग धरने पर बैठ गए। लोगों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उस लड़के को पहले पकड़ा और फिर उसे छोड़ दिया। आपके लोगों ने उसको उठाया लड़के को, उसके बाद में फिर पुलिस ने क्यों छोड़ दिया उसको? छोड़ा नहीं है, पूछताछ किया है, उसके बाद कार्रवाई किया। कई लोग पुलिस के एक अधिकारी से बहस करते दिखाई दिए। पुलिस अधिकारी ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन इसके बाद भी वहां हंगामा होता रहा और इसी वजह से वहां के हालात बिगड़ते चले गए। लोगों ने विश्व हिंदू परिषद ने आरोप लगाया कि स्कूल में बच्चों को हिंदू समुदाय के खिलाफ उकसाने का काम किया जाता है। आरोप यह भी है कि हिंदू समुदाय के बच्चों को जबरदस्ती स्कूल में बाइबल पढ़ाई जाती है और इसीलिए लोगों ने उस मिशनरी स्कूल के प्रिंसिपल और मैनेजर के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए वहां बवाल कर दिया। इस सब के बीच विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि पुलिस ने पैसे लेकर हिंदू समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले लड़के को छोड़ दिया। एक चीज के हमारे पास वीडियो फोटो है, रात में उठाया, फिर आपने पैसा लिया, फिर छोड़ दिया, फिर उसके बाद जब दबाव आया तो उठाया। हालांकि पुलिस ने इस मामले में आरोपी लड़के को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। साथ ही पुलिस ने सोशल मीडिया से आपत्तिजनक पोस्ट भी हटवा दी।
उधर गुजरात के अहमदाबाद में कतर एयरवेज के एक विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ गई। गुजरात के अहमदाबाद एयरपोर्ट पर कतर एयरवेज की एक फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। विमान में अचानक तकनीकी खराबी आने के बाद उसे एयरपोर्ट पर उतारा गया। ये विमान कतर की राजधानी दोहा से हांगकांग जा रहा था। मध्य प्रदेश के इंदौर के सरकारी अस्पताल में चूहों के कुतरने से हुई 2 बच्चियों की मौत के मामले में अस्पताल के डीन और सुपरिटेंडेंट को दोषी पाया गया। इस मामले की जांच के लिए बनाई गई कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक उन दोनों ने पेस्ट कंट्रोल करने वाली कंपनी को करोड़ों रुपए का भुगतान किया और उसकी जानकारी छिपाई। उत्तर प्रदेश के संभल में सरकारी जमीन पर बनी एक मस्जिद को प्रशासन ने जमींदोज कर दिया। बताया गया कि 3 महीने पहले ही प्रशासन की तरफ से मस्जिद कमेटी को नोटिस भेजा गया था, लेकिन जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो उस पर बुलडोजर चला दिया गया। इधर उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक सांड के हमले में हुई 2 लोगों की मौत के बाद रेबीज संक्रमण के फैलने का डर बढ़ गया। आशंका जताई गई कि जिस सांड के हमले में उन 2 लोगों की मौत हुई वो सांड रेबीज से संक्रमित था। ऐसे में अलीगढ़ के डीएम ने लोगों से अपील की कि वो एंटी रेबीज इंजेक्शन लगवा लें, क्योंकि उन लोगों में रेबीज इंफेक्शन फैलने का डर बढ़ गया जिन पर उस सांड ने हमला किया था। उस सांड ने बाजार में मौजूद एक व्यक्ति को उठाकर जमीन पर पटक दिया था। इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बच पाई। इसी तरह उस सांड ने एक और व्यक्ति पर हमला कर दिया था, उनकी भी मौत हो गई थी। इसके कुछ दिन बाद उस हमलावर सांड की भी मौत हो गई। आशंका जताई गई कि वो सांड रेबीज से संक्रमित था। ऐसे में डीएम ने लोगों से एंटी रेबीज इंजेक्शन लगवाने की अपील की। जो लोग संपर्क में हैं सभी एंटी रेबीज के इंजेक्शन लगवा। डीएम ने भरोसा दिया कि उस सांड के हमले में घायल हुए लोगों को सरकारी मदद दी जाएगी। इस बीच उत्तर प्रदेश के बिजनौर में कुछ लोगों ने ट्यूशन से लौट रहे एक लड़के लड़की को रास्ते में घेर लिया। वो लड़का हिंदू समुदाय का था जबकि लड़की मुस्लिम समुदाय की। उस लड़की ने बताया कि वो दोनों पड़ोसी हैं और रोज साथ में ही ट्यूशन पढ़ने जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद उन लोगों ने उन दोनों को घेर कर सवाल जवाब करने शुरू कर दिए। भैया है मेरा, अल्लाह की। कहाँ से भैया आए हो? क्यों भैया? ये हिंदू है, तू मुस्लिम है, तो क्या हो गया भाई? नहीं हो सकता। ऐसे कैसे हो जाएगा भाई? मेरे घर के पास का ही है। वो लड़की बार बार कहती रही कि वो रोज की तरह ट्यूशन पढ़कर लौट रहे हैं, लेकिन उन लोगों ने उसकी एक नहीं सुनी। अरे भैया मतलब है पढ़ के आए हैं, नहीं मतलब अभी वहाँ से वहाँ गए हैं। उन लोगों ने उन दोनों को परेशान करने के लिए उस लड़के की मोटरसाइकिल की चाबी भी निकाल ली। उन दोनों ने इस सब का वीडियो बनाया और फिर वहां से भाग गए। उधर उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में लैब्राडोर नस्ल के एक कुत्ते के लिए 2 पक्षों की दावेदारी का अजीबोगरीब मामला सामने आया। मामला इतना उलझ गया कि दोनों पक्ष थाने पहुंच गए। इसके बाद पुलिस ने उनसे सबूतों की मांग कर दी ताकि यह तय हो सके कि कुत्ते का असली मालिक कौन है, क्योंकि थाने में दोनों ही पक्षों ने कुत्ते के लिए अपनी अपनी दावेदारी की। यही नहीं, एक पक्ष के कुछ लोग तो उस कुत्ते के लिए रोने लग गए। उन्होंने अपने इलाके के एक व्यक्ति पर आरोप लगाया कि वो उनका कुत्ता चुराकर अपने साथ ले गए। तो हमने पता किया तो इनके घर था, अब ये मान नहीं रहे कि हमारा है। लेकिन दूसरे पक्ष ने दावा किया कि ये उनका कुत्ता है जो कुछ रोज से लापता हो गया था। तो मैं उसको ले आया, ये लगा रहे हैं इल्जाम कि हमारा कुत्ता। हैरानी की बात यह रही कि लैब्राडोर नस्ल का ये कुत्ता दोनों ही पक्षों की बात मानता नजर आया। इसलिए मामला इतना उलझ गया कि पुलिस ने उस कुत्ते को अपने कब्जे में रख लिया और दोनों पक्षों से सबूत मांग लिए। पुलिस के मुताबिक उसके बाद ही कुत्ते को उसके असली मालिक को सौंपा जाएगा। इस बीच उत्तर प्रदेश के हापुड़ में नेशनल हाईवे पर एक तेज रफ्तार बस ने ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में ऑटो के ड्राइवर की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए। बस ने ऑटो को तब टक्कर मारी जब वो हाईवे के किनारे खड़े एक ट्रक के पीछे रुका हुआ था, और तभी वो तेज रफ्तार बस वहां पहुंची और ऑटो से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ऑटो आगे खड़े ट्रक में जा घुसा। बस और ट्रक के बीच में फंसने से उसके परखचे उड़ गए। वो बुरी तरह दब गया और उसका पुर्जा निकलकर सड़क पर गिर गया। उसके नजदीक खड़ी एक मोटरसाइकिल का भी यही हाल हुआ। हादसे के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। लोग घायलों की मदद में जुट गए। इससे पहले हाईवे पर 2 लोग पैदल सड़क पार करते नजर आए। उनकी वजह से जैम की स्थिति बन गई और एक एक कर कई गाड़ियां वहां रुक गईं। इसी बीच वो ऑटो किनारे खड़े ट्रक के पीछे जाकर रुक गया। इसके बाद ही यह हादसा हुआ। इधर दिल्ली के मुनीरका इलाके में एक महिला की हत्या से सनसनी मच गई। पुलिस के मुताबिक महिला और उनके पति के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था। उसी झगड़े में महिला के पति ने उस पर चाकू से हमला कर दिया, और इसकी जानकारी मिलते ही जब पुलिस उनके घर पहुंची तो मेन दरवाजा बंद मिला। पुलिस किसी तरह उसे तोड़कर अंदर गई तो बाथरूम का दरवाजा भी बंद था। इसके बाद उसे खुलवाने की कोशिश की गई। पुलिस वाले डंडे से दरवाजे को खोलने में जुट गए। उन्हें पहले तो यह लगा कि कोई जानबूझकर दरवाजा नहीं खोल रहा, लेकिन जब बहुत देर बाद भी अंदर से कोई हरकत नहीं हुई तो उस दरवाजे को तोड़ दिया गया। जानकारी के मुताबिक पुलिस को इस झगड़े की खबर वहां के मकान मालिक ने दी थी।
पुलिस को बताया गया था कि महिला और उनके पति के बीच जमकर लड़ाई हुई और जानकारी के मुताबिक वो दोनों मणिपुर के रहने वाले थे। बताया गया कि वो मुनीरका के उस मकान में पिछले 3 साल से रह रहे थे। उनके बीच हुई लड़ाई की खबर मिलने के बाद जब पुलिस वहां पहुंची तो उसके होश उड़ गए, क्योंकि जब पुलिस ने बाथरूम के दरवाजे को तोड़कर अंदर झांका तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। दीवार के पास लाग रहा है और वो मरी पड़ी है। उस वक्त वो दोनों बेहोशी की हालत में मिले। दोनों के शरीर से काफी खून बह रहा था। पुलिस को महिला की गर्दन पर गहरे घाव मिले। इसके तुरंत बाद उन दोनों को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक महिला की मौत हो गई, जबकि उनके पति की हालत गंभीर बताई गई। पुलिस के मुताबिक घरेलू झगड़े के बाद उनके पति ने ही उनकी जान ले ली। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल चाकू बरामद कर लेने का दावा किया और मामले की जांच में जुट गई। उधर उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एक कैफे के अंदर एक छात्रा का दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उस छात्रा ने आरोप लगाया कि आरोपी उसे कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल कर रहे थे। लड़की के मुताबिक उस आदमी ने कैफे के अंदर दुष्कर्म का वीडियो भी रिकॉर्ड कर लिया था और इसलिए उस छात्रा ने थाने में इसकी शिकायत करवाई। जानकारी मिलने पर पुलिस ने उस कैफे को सील कर दिया और जांच के दौरान उसने दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक जिस छात्रा से दुष्कर्म हुआ उसने आरोप लगाया कि उसे धमकी दी जा रही थी। फोटो वीडियोस वगैरह कुछ थी उनके पास, उनके आधार पर उनको ब्लैकमेल करते थे। डरा देने वाला मामला शाहजहांपुर जिले के सदर बाजार इलाके का बताया गया। पुलिस के मुताबिक उस कैफे में गलत काम किया जा रहा था, इसलिए इसकी जांच भी शुरू कर दी गई। इस बीच उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में एक गोदाम में आग लगने से कई गाड़ियां जलकर राख हो गईं। जानकारी के मुताबिक उस गोदाम में एक कार खड़ी हुई थी जिसमें अचानक आग लग गई। थोड़ी देर बाद पूरा गोदाम आग की लपटों से घिर गया और इसके बाद वहां पहुंची दमकल की टीम आग बुझाने में जुट गई। उस गोदाम में धुआं भरने की वजह से उसका गेट खुलना मुश्किल हो गया। ऐसे में दमकल की टीम ने आसपास मौजूद लोगों की मदद से उस गेट को तोड़ा। इसके बाद दमकल की टीम अंदर घुसी और पानी की बौछार की। गोदाम के मालिक के मुताबिक गोदाम में खड़ी एक कार और 3 मोटरसाइकिलें जल गईं। ये गाड़ी खड़ी थी हमारी गोदाम में ही, उसमें आग लगी है। हालांकि आग लगने की वजह साफ नहीं हो पाई, लेकिन अचानक भड़की आग से उस गोदाम में रखा सारा सामान जल गया। उस गोदाम से निकला धुआं आसपास मौजूद मकानों तक पहुंच गया। इसकी वजह से वहां अफरा तफरी मच गई। इधर भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 2 मैचों की टेस्ट सीरीज अपने नाम कर ली। भारतीय क्रिकेट टीम ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दिल्ली में हुए दूसरे टेस्ट मैच को 7 विकेट से जीत लिया। इस टेस्ट मैच को जीतकर भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ हुई टेस्ट मैच की सीरीज को 2-0 से अपने नाम कर लिया। भारतीय गेंदबाज मोहम्मद सिराज 2025 में टेस्ट मैचों में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए। मोहम्मद सिराज 2025 में 37 विकेट ले चुके हैं। भारत के खिलाफ 19 अक्टूबर से शुरू होने वाली वनडे सीरीज से पहले ऑस्ट्रेलिया के स्पिन गेंदबाज एडम जैम्पा और विकेटकीपर जॉश इंग्लिस टीम से बाहर हो गए। जॉश इंग्लिस को चोट की वजह से टीम से बाहर होना पड़ा और एडम जैम्पा ने निजी कारण बताते हुए ओडीआई सीरीज न खेलने का फैसला लिया। उधर पाकिस्तान में तहरीक लब्बैक पार्टी के चीफ साद रिजवी को गोली लगने की खबरों के बाद हिंसा और ज्यादा भड़क गई। इस्लामाबाद, लाहौर और मुरीद के समेत पाकिस्तान के कई शहर बुरी तरह जल उठे। तहरीक लब्बैक पार्टी ने दावा किया कि पाकिस्तानी फौज ने निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाईं और उन्हें चुन चुन कर मौत के घाट उतार दिया। तहरीक लब्बैक पार्टी के मुताबिक पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी के दौरान उनके चीफ मौलाना साद रिजवी को 3 गोलियां लगी। इसके बाद उन्हें नाजुक हालत में एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पाकिस्तानी सेना की फायरिंग के दौरान साद रिजवी के भाई अनस रिजवी को भी गोली लगने की खबर सामने आई और दोनों को गोली लगने की खबर के बाद तो पाकिस्तान में हालात और ज्यादा बिगड़ गए। तहरीक लब्बैक पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तानी सेना और सरकार के खिलाफ और ज्यादा हिंसक प्रदर्शन शुरू कर दिए। इस्लामाबाद, लाहौर और मुरीद के समेत कई शहरों में तो लॉकडाउन जैसे हालात बन गए, क्योंकि तहरीक लब्बैक पार्टी के प्रदर्शन को रोकने के लिए पाकिस्तान में पुलिस के साथ सेना ने मोर्चा संभाल लिया। पाकिस्तानी सेना ने इस्लामाबाद से लेकर मुरीद के तक पहरा बढ़ा दिया। खबरों के मुताबिक 9 अक्टूबर से भड़की हिंसा के दौरान पाकिस्तान में करीब 50 पुलिसकर्मियों और 250 से ज्यादा तहरीक लब्बैक पार्टी के कार्यकर्ताओं की मौत हो चुकी है। यानी फिलिस्तीन के समर्थन को लेकर शुरू हुए प्रदर्शन के दौरान पाकिस्तान की सड़कों पर कोहराम मच गया। पुलिस और पाकिस्तानी सेना ने प्रदर्शन को दबाने के लिए सख्ती दिखाई, तो जवाब में तहरीक लब्बैक पार्टी के समर्थकों ने भी हथियार उठा लिए। इसके बाद कई जगहों पर पुलिसकर्मियों पर हमले की खबरें सामने आईं और लाहौर और मुरीद के जैसे शहरों में तो भीषण आगजनी और तोड़फोड़ की गई। खबरों के मुताबिक 9 अक्टूबर से भड़की हिंसा के दौरान पाकिस्तानी सेना की फायरिंग में तहरीक लब्बैक पार्टी के 250 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की मौत हो गई, जबकि प्रदर्शनकारियों के हमलों में 48 पुलिसकर्मियों की भी मौत की खबर सामने आई। इधर हरियाणा के नूंह में टीचर पर 10 साल के एक बच्चे को बेरहमी से पीटने का आरोप लगा।
हरियाणा के नूह के एक निजी स्कूल के हॉस्टल में 10 साल के एक बच्चे की पिटाई का डरा देने वाला मामला सामने आया। उस छात्र के परिजन ने स्कूल के टीचर पर बेरहमी से पीटने का आरोप लगाया। इस दौरान उन्होंने प्रशासन और शिक्षा विभाग से सख्त कार्रवाई करने की मांग की। हरियाणा के गुरुग्राम में एनएसजी के 41वें स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने देश का छठा एनएसजी ट्रेनिंग सेंटर यूपी के अयोध्या में खोलने की घोषणा की। उन्होंने गुरुग्राम में ब्लैक कैट स्पेशल ऑपरेशंस ट्रेनिंग सेंटर का भी शिलान्यास किया। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने वृंदावन पहुंचकर प्रेमानंद महाराज से मुलाकात की। प्रेमानंद महाराज ने धीरेन्द्र शास्त्री को पीला गमछा देकर गले लगाया। इसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री ने प्रेमानंद महाराज को भगवान बालाजी की मूर्ति के दर्शन कराए। प्रेमानंद महाराज की तबीयत बीते कुछ दिन से खराब चल रही थी। उधर आईपीएस अधिकारी वाई पूरण कुमार की खुदकुशी के मामले में नया मोड़ तब आ गया जब उनसे जुड़े अवैध वसूली के एक मामले की जांच कर रहे एएसआई संदीप लाठर का शव हरियाणा के रोहतक से मिला। दावा किया गया कि संदीप लाठर ने रोहतक में खेत में बने एक कमरे में खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक उनका शव संदिग्ध हालात में मिला और इसी वजह से पुलिस की एक टीम वहां जांच के लिए पहुंच गई। पुलिस के मुताबिक उन्हें एक फोन आया था कि एएसआई संदीप लाठर ने खेत में मौजूद एक कमरे में खुदकुशी कर ली। सूचना मिली थी कि उसकी डेड बॉडी मिली है। अभी फोरेंसिक की टीम बुला रखी है और जांच चल रही है। संदीप लाठर चंडीगढ़ में सुसाइड करने वाले आईपीएस अधिकारी वाई पूरण कुमार के एक गनमैन पर लगे अवैध वसूली के आरोपों की जांच कर रहे थे। उनके गनमैन को कुछ दिन पहले ही हरियाणा के एक शराब कारोबारी से अवैध वसूली करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। और रोहतक में खुदकुशी करने वाले संदीप लाठर ने आरोप लगाया कि अवैध वसूली के इस खेल में आईपीएस अधिकारी वाई पूरण कुमार भी शामिल थे। संदीप लाठर ने खुदकुशी करने से पहले 5 पन्नों का एक सुसाइड नोट भी लिखा और वो आईपीएस अधिकारी वाई पूरण कुमार पर अवैध वसूली में शामिल होने के आरोप लगाते नजर आए। दरखास्त इनके खिलाफ कंप्लेंट हुई थी, उसी भ्रष्टाचार से डर के इसने सुसाइड कराया है। एएसआई संदीप लाठर ने खुदकुशी से पहले करीब 5 पन्नों का एक सुसाइड नोट लिखा। संदीप लाठर ने आरोप लगाया कि वाई पूरण कुमार ने अपनी पहचान के कई पुलिस वालों को अलग अलग थानों में तैनात करवाया था। उनके मुताबिक वही लोग कारोबारियों और बाकी लोगों को डरा धमकाकर उनसे अवैध वसूली किया करते थे और इसी वजह से एएसआई संदीप लाठर ने खुदकुशी से पहले वाई पूरण कुमार की संपत्तियों की जांच किए जाने की मांग उठाई। उन्होंने न सिर्फ वाई पूरण कुमार बल्कि उनकी पत्नी और आईएएस अधिकारी अमनीत पी कुमार पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और ये मांग की गई कि वाई पूरण कुमार के साथ ही उनकी पत्नी और आईएएस अधिकारी अमनीत पी कुमार की संपत्ति की भी जांच की जानी चाहिए। की घरवाली को भी डर है कहीं इसकी भी भ्रष्टाचार का भंडार ना फूट जाए। आयोग में बैठ के ने इनके घरवाले ने, इसके फादर ने, सब ने भ्रष्टाचार किया। इनकी भी जांच होनी चाहिए संपत्ति की भाई। पुलिस के मुताबिक एएसआई संदीप लाठर ने वाई पूरण कुमार पर आरोप लगाते हुए ये वीडियो खुदकुशी करने से कुछ देर पहले ही बनाया था। इसके सामने आने के बाद पुलिस ने इस मामले की जांच तेज कर दी और आईपीएस अधिकारी वाई पूरण कुमार के सुसाइड वाले मामले में जांच की मांग करते हुए यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के बंगले का घेराव करने की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए वहां बैरिकेडिंग की हुई थी, लेकिन इसके बावजूद यूथ कांग्रेस के कई कार्यकर्ता मुख्यमंत्री के बंगले के करीब पहुंच गए और फिर पुलिस वालों ने यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेना शुरू कर दिया। कुछ प्रदर्शनकारी तो पुलिस की पकड़ से छूटने के लिए सड़क पर लेट गए। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ सीएम हरियाणा ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ प्रदर्शन कर रहे ਸੀਗੇ। इससे पहले यूथ कांग्रेस के उन कार्यकर्ताओं और पुलिस वालों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। पुलिस ने जब यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को आगे जाने नहीं दिया तो वो वहीं धरने पर बैठ गए। वो अपने साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीरें भी लेकर आए। उनका आरोप था कि आईपीएस अधिकारी वाई पूरण कुमार दलित समुदाय से थे, इसी वजह से उनके सीनियर अधिकारियों ने उन्हें परेशान किया था और इसी के खिलाफ एक्शन लिए जाने की मांग करते हुए यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्यमंत्री के बंगले का घेराव करने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस वालों ने पहले तो उन कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं माने तो उनमें कई कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने एक्शन ले लिया और इससे वहां अफरा तफरी मच गई। यूथ कांग्रेस के उन कार्यकर्ताओं को पुलिस ने खींच कर पुलिस वैन में बिठाया। सीएम साहब नु कहंदा जल्दी तो जल्दी कोई कार्रवाई करे। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार विरोध करते रहे, लेकिन पुलिस वाले भी नहीं रुके। चंडीगढ़ पुलिस ने वहां मौजूद सभी प्रदर्शनकारियों को या तो वहां से खदेड़ दिया या फिर हिरासत में ले लिया। कई प्रदर्शनकारियों को पुलिस वाले किसी तरह उस वैन में ठूंस कर थाने ले गए और बाकियों को पुलिस वालों ने डंडे के दम पर वहां से भगा दिया। और इस सबके बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी चंडीगढ़ में खुदकुशी करने वाले आईपीएस अधिकारी वाई पूरण कुमार के परिवार के लोगों से मिलने पहुंचे। इस दौरान राहुल गांधी ने न सिर्फ राज्य के मुख्यमंत्री बल्कि प्रधानमंत्री से भी इस मामले की निष्पक्ष जांच कराने की अपील की।
और ये मांग उन्होंने चंडीगढ़ में आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार के घर पहुंचकर की। राहुल गांधी ने न सिर्फ हरियाणा के मुख्यमंत्री बल्कि प्रधानमंत्री से भी मांग की कि इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई की जानी चाहिए। आपने इन 2 बेटियों को जो कमिटमेंट दिया है, इसको आप पूरा कीजिए। इस दौरान राहुल गांधी ने चंडीगढ़ में आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार के घर पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उन्होंने वाई पूरन कुमार की तस्वीर पर फूल चढ़ाए। इसके बाद वो उनके परिवार के लोगों से मिले और उन्हें ढांढस बंधाया। राहुल गांधी ने हरियाणा सरकार से मांग की कि वाई पूरन कुमार ने खुदकुशी करने से पहले जिन अधिकारियों पर दबाव बनाने के आरोप लगाए थे, उनके खिलाफ अच्छी तरह से जांच कराई जाए। और उन्हीं अधिकारियों में शामिल हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर को अचानक छुट्टी पर भेज दिया गया। वाई पूरन कुमार ने आरोप लगाए थे कि हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने दलित समुदाय से होने की वजह से उन्हें कई बार अपमानित किया था और माना जा रहा है इसी वजह से हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर को छुट्टी पर भेज दिया गया। कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा ने दावा किया कि यह सब इसलिए हुआ क्योंकि राहुल गांधी ने सरकार पर दबाव बनाया। राहुल जी के आने का प्रेशर ही नजर आ रहा है जो उन्हें छुट्टी पर भेजा गया, वरना इतने दिन से क्यों नहीं भेजा। डीजीपी शत्रुजीत कपूर का नाम आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार ने अपने सुसाइड नोट में भी लिखा था। उन्होंने शत्रुजीत कपूर समेत अपने कई सीनियर अधिकारियों पर यह आरोप लगाए थे कि उन लोगों ने दलित समुदाय से होने की वजह से उन्हें कई बार परेशान किया था। शत्रुजीत कपूर को छुट्टी पर भेजे जाने के बाद हरियाणा के राज्यपाल ने आईपीएस अधिकारी ओम प्रकाश सिंह को हरियाणा की अतिरिक्त जिम्मेदारी दे दी। और चंडीगढ़ में आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार के परिवार से मिलने गए केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान भी पहुंचे। वो भी राहुल गांधी की तरह ही वाई पूरन कुमार के परिवार से मिलने के लिए चंडीगढ़ में मौजूद उनके घर पहुंचे और उन्होंने वहां पहुंचकर आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार के परिवार के लोगों को सांत्वना दी। केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार को श्रद्धांजलि दी। परिवार के लोगों से मिलने के बाद चिराग पासवान ने सरकार की तरफ से उन्हें निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया। विश्वास दिलाने में आया हूं परिवार को कि हर वो मांग जो परिवार रखता है वो पूरी की जाएगी। चंडीगढ़ पहुंचे चिराग पासवान काफी देर तक आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार के घर में ही बैठे रहे। वहां उनके परिवार के कई लोगों ने चिराग पासवान से बातचीत की। इस दौरान चिराग पासवान उनका हाथ पकड़कर उन्हें हौसला देते नजर आए। उधर बरेली हिंसा मामले में आरोपी बनाए गए तौकीर रजा की न्यायिक हिरासत 14 दिन बढ़ा दी गई। बरेली में 26 सितंबर को भड़की हिंसा के मामले में गिरफ्तार मौलाना तौकीर रजा की न्यायिक हिरासत को 14 दिन के लिए बढ़ा दिया गया। कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 28 अक्टूबर को होगी। हिंसा मामले में तौकीर रजा के खिलाफ बरेली, कोतवाली समेत 5 थानों में कुल 10 मुकदमे दर्ज किए गए थे। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में यासीन नाम के मीट कारोबारी के ठिकानों पर टैक्स चोरी के शक में इनकम टैक्स विभाग ने छापा मारा। आरोप है कि मीट कारोबारी ने अपने कर्मचारियों और रिश्तेदारों के नाम पर छोटी कंपनियां बना रखी थीं, जिनके जरिए करोड़ों की टैक्स चोरी की जा रही थी। ईडी ने पंजाब एंड सिंध बैंक से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर और मुंबई में एक साथ छापेमारी की। इस घोटाले के मुख्य आरोपी यशदीप शर्मा पर बैंक से 70 करोड़ का लोन लेने और उसका गलत तरीके से इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया था। इधर छठ से पहले दिल्ली में यमुना की सफाई का काम तेज कर दिया गया। दिल्ली सरकार की तरफ से यमुना में छठ मनाने की अनुमति देने के बाद यमुना से कूड़ा हटाने के लिए कई मशीनें लगाई गईं। इसके अलावा यमुना नदी के किनारे बने घाटों की भी सफाई शुरू कर दी गई और नगर निगम ने मशीनों की मदद से यमुना नदी से कूड़ा हटाने का काम शुरू कर दिया। इस दौरान यमुना नदी से छोटी छोटी प्लास्टिक की थैलियां और घास फूस को उन मशीनों के जरिए इकट्ठा करके निकाला गया ताकि छठ के दौरान श्रद्धालुओं को साफ यमुना मिल सके। दिल्ली में इस बार जो छठ का त्योहार है उसे यमुना के किनारे मनाए जाने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा यमुना नदी के किनारों पर खुदाई करने वाली मशीन से मिट्टी डालकर उसे समतल करने का काम शुरू किया गया ताकि घाटों पर आने वाले लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े। इस दौरान कुछ लोग घाट के पास फैले कीचड़ को साफ करते दिखे और इसके अलावा यमुना नदी के किनारे बने घाटों पर रंग रोगन का काम भी शुरू कर दिया गया। बताया गया कि दिल्ली सरकार ने छठ समितियों से मिलकर अलग अलग कमेटियों का गठन किया जो इस बात का खास ध्यान रखेंगी कि त्योहार के दौरान किसी भी तरह की दिक्कत ना हो और इसके लिए घाटों की साफ सफाई के साथ दीवारों के रंग रोगन का काम भी शुरू कर दिया गया। इस दौरान आईटीओ घाट के पास कारीगर टूटी दीवारों की मरम्मत करने के बाद उन पर रंग लगाते नजर आए। जानकारी मिली कि इस बार यमुना के किनारे 100 से ज्यादा घाट बनाने के निर्देश दिए गए हैं ताकि भीड़ न हो। दर्शाते हुए छठ मैया के महत्व को दर्शाते हुए, सूर्य भगवान के महत्व को दर्शाते हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होगा।
इस बीच पूजा करने जा रही कुछ महिलाएं छठ से पहले यमुना नदी में हो रही सफाई देखने पहुंची। बहुत खुश है कि जो हम लोग पहले तालाबों में गड्ढे कोड़ के छत पे ऐसे पर्व मनाया करते थे, बहुत कठिनाइयां होती। इस दौरान उन्होंने कई साल बाद यमुना में छठ मनाने को लेकर खुशी जताई। बड़ी खबर आई तालिबान और पाकिस्तान के बीच बढ़े तनाव से जुड़ी। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने पाकिस्तान को सीधी चेतावनी दे दी कि अगर उसने अफगानिस्तान के खिलाफ एक भी कदम उठाया तो उसे इसका अंजाम भुगतना होगा। तालिबान सरकार ने धमकी दे दी कि अगर पाकिस्तान ने उस पर हमला किया तो उसके लड़ाके कराची और इस्लामाबाद में घुसकर तबाही मचा देंगे। सौ बात की एक बात यह कि पाकिस्तान आखिर तालिबान के खिलाफ कैसे हो गया, जबकि तालिबान को तो बनाने वाली आईएसआई ही थी पाकिस्तान की। जी, ये तालिबान तो खड़े ही पाकिस्तान ने किए थे। आज की इन दोनों की दुश्मनी को समझने के लिए यह पूरी पुरानी कहानी समझनी जरूरी है। ये दोनों पड़ोसी देश पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक लंबी सीमा शेयर करते हैं। दशकों से उनके बीच तनाव भरे रिश्ते रहे हैं, कुछ हद तक इसलिए क्योंकि अफगानिस्तान दोनों के बीच का बॉर्डर ही नहीं मानता। वो बॉर्डर जिसको ड्यूरेंट लाइन कहते हैं, अंग्रेजों ने खींच दिया था जब वहां ब्रिटिश राज था। फिर यह हिस्सा चला गया पाकिस्तान को। दुनिया में दो महाशक्तियां थीं दूसरी वर्ल्ड वॉर के बाद, एक था अमेरिका और दूसरा था रूस की अगुवाई वाला सोवियत संघ। तो सोवियत संघ एक बड़ा कम्युनिस्ट देश था, अफगानिस्तान उसके बॉर्डर पर था, तो वहां वो अपनी साइड की सरकार चाहता था, यानी कम्युनिस्ट समर्थन वाली सरकार चाहता था ताकि वहां अमेरिका ना आए। लेकिन अफगानिस्तान में जो कम्युनिस्ट थे उनके खिलाफ इस्लामी कट्टरपंथी गुट लड़ते रहते थे और माना जाता है कि यह सब अमेरिका करवाता रहता था। तो 1979 में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में सेना भेजकर कब्जा ही कर लिया था, एक तरह से अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया। अमेरिका ने इस कब्जे के खिलाफ लड़ने वाले लड़ाकों का समर्थन किया और उसमें किसने मदद की? पाकिस्तान ने मदद की और जिहाद लड़ने के लिए मुजाहिदीन खड़े किए गए। ये तब पहली बार सुना गया शब्द मुजाहिदीन। ये माना जाता है कि ये पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने मुजाहिदीन को ट्रेनिंग दी और पैसा मिला अमेरिका से। अमेरिका सोवियत संघ को वहां से हटाना चाहता था, तो वो इसलिए कर रहा था। तो आईएसआई ने अफगान सीमा पर अपने कबायली इलाकों में मदरसों में लड़ाकों को ट्रेनिंग दी और बंदूकें हथियार दी। इनमें ज्यादातर लड़ाके गरीब पश्तून थे जिन्होंने वहां कट्टर इस्लाम सीखा। खैर 1989 में सोवियत संघ ने अफगानिस्तान छोड़ दिया, लेकिन उसके बाद वहां पाकिस्तान के मन मुताबिक उसकी कठपुतली सरकार नहीं बन पाई। पाकिस्तान तो यही चाहता था, क्योंकि जो कबीले थे वो आपस में ही लड़ पड़े। तो पाकिस्तान ने क्या किया? फिर अपने यहां कबायली इलाकों में मदरसों के छात्रों को ट्रेनिंग दी, उनको जिहाद का मिशन दिया कि अफगानिस्तान में शरिया के हिसाब से कट्टर इस्लामी सरकार बनाएंगे। उनको यह मिशन दिया और छात्रों को कहते हैं तालिब और बहुवचन हुआ तालिबान। तो 1994 में इन तालिबान ने दक्षिणी अफगानिस्तान में यानी पाकिस्तान से लगने वाले इलाके से अफगानिस्तान का कंट्रोल लेना शुरू किया। उनके सरदार मुल्ला उमर ने लड़ाई खत्म करने और सख्त शरिया कानून लाने का वादा किया कि ये सब जो कबीलों की लड़ाई हो रही है, अफगानिस्तान के अंदर की लड़ाई है, वो सब खत्म कर देंगे और तब तालिबान का शासन होगा और कट्टर इस्लामी शासन होगा। इनमें बहुतों ने पाकिस्तान के मदरसों में पढ़ाई की थी, जिन्हें सऊदी अरब के पैसों से कुछ हद तक चलाया जाता था, और वो ये सब करता था आईएसआई। पाकिस्तान ने तालिबान को अपनी साइड समझा था ताकि अफगानिस्तान एक तरह से उसके कंट्रोल में रहे और वहां भारत का दखल भी ना हो, क्योंकि उससे पहले अफगानिस्तान में भारत का अच्छा खासा दखल नहीं था। मतलब भारत के अच्छे खासे वहां पर काम होते थे, भारत अस्पताल बनाता था जो पिछली सरकार थी उस सब में, तो वो सब पाकिस्तान को पसंद नहीं था कि वहां अफगानिस्तान में भारत का दखल हो। आईएसआई ने तालिबान को पैसे दिए, हथियार दिए, पूरी मदद की। उनको सरकार चलाने में पीछे से सलाह देने वाले सब आईएसआई के लोग थे। तो ये सब आईएसआई का पाकिस्तान का खड़ा किया हुआ है। 1996 तक तालिबान ने राजधानी काबुल पर कब्जा कर लिया और 2001 तक अफगानिस्तान के ज्यादातर हिस्से पर उनका राज हो गया और एक तरह से यह पाकिस्तान का ही राज था। पाकिस्तान, सऊदी अरब और यूएई ने तालिबान की सरकार को मान्यता दे दी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। लेकिन फिर 2001 हो गया। अलकायदा ने जब 2001 में अमेरिका में हमला करके न्यूयॉर्क में टावर गिरा दिए थे, तो अमेरिका तालिबान के खिलाफ हो गया, क्योंकि अलकायदा को पनाह तालिबान के अफगानिस्तान में ही मिली हुई थी। यानी सोवियत संघ को हटाने के लिए अमेरिका ने जिहादियों की फंडिंग तो की, लेकिन उस पूरे माहौल ने फिर ऐसे आतंकी बना दिए जिन्होंने अमेरिका पर ही हमला कर दिया।
तो अमेरिका ने तालिबान को हटाने के लिए अफगानिस्तान पर फिर हमला किया, जो अलकायदा को पनाह दे रहे थे। तालिबान पाकिस्तान के कबायली इलाकों में भागकर छुप गए जब अमेरिका ने हमला किया। अब पाकिस्तान अमेरिका की मदद कर रहा था हमला करने के लिए, क्योंकि वहीं से हमले हो रहे थे, और फिर पाकिस्तान में जाकर ये छुप रहे थे। यानी पाकिस्तान फिर डबल गेम खेल रहा था, इनके साथ भी उस तरफ भी। एक तरफ अमेरिका को अफगानिस्तान पर हमला करने के लिए उसका साथ दे रहा था, दूसरी तरफ तालिबान को छुपा रहा था। और तालिबान को क्या छुपा रहा था? ओसामा बिन लादेन ही पाकिस्तान में मिला था। तो पाकिस्तान के वजीरिस्तान जैसे कबायली इलाकों में, जो पहले फाटा हुआ करता था, अब खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा है, तालिबान से प्रेरित होकर लोकल चरमपंथी खड़े होने लग गए। क्योंकि अब वो पहले वो सोवियत संघ के खिलाफ लड़े थे, अब वो अमेरिका के खिलाफ हो गए। वो अमेरिकी ड्रोन हमलों में बेगुनाहों की मौतों पर भड़क रहे थे, और पाकिस्तानी फौज भी वहां छापे मारने लगी अमेरिका के दबाव में। अमेरिका ने दबाव डाला कि आप इन इलाकों में छापे मारिए, तो पाकिस्तानी फौज वहां पर अलकायदा के लड़ाकों को पकड़ने जाती थी। तो ये लोकल लोग वहीं मदरसों में ट्रेनिंग लेते थे और तालिबान की कट्टर विचारधारा वाले ही थे। लेकिन ये पाकिस्तान की हरकतों के खिलाफ खड़े होने लगे, क्योंकि वो अमेरिका का साथ दे रहा था। तो ये पाकिस्तान ने ही खड़े किए, लेकिन फिर अमेरिका ने हमला किया, पाकिस्तान ने साथ दिया, तो ये पाकिस्तान के भी खिलाफ होने लगे, क्योंकि अमेरिका के खिलाफ थे। फिर ये छोटे छोटे चरमपंथी गिरोहों ने एक बड़ा गठजोड़ बना लिया, TTP, यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान। मतलब इनको पाकिस्तान तालिबान भी कहते हैं। तो उनके सरदार बैतुल्ला महसूद ने पाकिस्तान की हुकूमत को उखाड़ना और वहां सख्त इस्लामी हुकूमत कायम करने का मिशन बना लिया। यानी जिस मकसद से पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के तालिबान को खड़ा किया, ये वाले तालिबान वही पाकिस्तान में करने निकल पड़े। TTP ने पाकिस्तान को सीधा टारगेट बना दिया। यानी यहां पर इस इलाके में खड़े किए ये जिहादी लड़ने के लिए अफगानिस्तान से पाकिस्तान ने, अब ये इन्हीं के खिलाफ हो गए। उन्होंने स्कूलों में, बाजारों में, फौज के ठिकानों पर बम फोड़ने शुरू कर दिए, हजारों को मारा। 2007 में बन गया TTP। 2009 तक उन्होंने पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम के कुछ हिस्सों पर कब्जा ही जमा लिया। TTP ने अफगान तालिबान की तारीफ की, वो उनके साथ थे। अब अफगान तालिबान को उस टाइम अमेरिका ने हटा दिया था वहां से, लेकिन पाकिस्तान को उन्होंने दुश्मन माना, क्योंकि वो अमेरिका का साथ दे रहा था। तो फिर पाकिस्तानी सेना ने बड़े ऑपरेशनों से जवाब दिया, बड़े ऑपरेशन किए। अब अपने इलाकों में पाकिस्तानी सेना ने हमले करने शुरू कर दिए TTP के लड़ाकों पर, सीमा पार अफगानिस्तान में उनको धकेलने के लिए, कि भाई इनको धकेल के अफगानिस्तान की तरफ भेजो, यहां पर ना करें ये। अमेरिका ने ड्रोन से TTP के सरदारों को मारा। तो पाकिस्तान हमले करने के लिए मदद कर रहा था अमेरिका को, अमेरिका ने भी पाकिस्तान की मदद की कि भाई जो तुम्हारे खिलाफ तालिबान खड़े हो रहे हैं उनको भी मारना शुरू कर दिया। 2015 तक पेशावर में TTP ने एक स्कूल में धमाका कर दिया था। 2015 132 बच्चे मारे गए थे, याद होगा आपको। फिर तो पाकिस्तान ने इनके ऊपर पूरी चढ़ाई कर दी कि ये तो पाकिस्तान में ही सब खड़ा हो गया, जो ये अफगानिस्तान में करना चाह रहा था पाकिस्तान, वो उसके यहां ही होना शुरू हो गया। लेकिन TTP को वो मिटा नहीं सका। जैसे अमेरिका तालिबान को नहीं मिटा सके, पाकिस्तान भी TTP को नहीं मिटा सका। उसके तालिबान TTP के अफगानिस्तान में छिप गए, और कहते हैं उन्होंने अलकायदा के साथ ट्रेनिंग ली और उन्होंने इंतजार किया। फिर 2021 में जब अमेरिकी सेना अफगानिस्तान छोड़ गई, अफगान तालिबान ने फटाफट काबुल पर कब्जा कर लिया। जब अफगान तालिबान ने फिर अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया, तो पाकिस्तान को लगा ये तो हमारे खड़े किए हुए हैं कि इससे सीमा पर भी कंट्रोल होगा, इनको बोलेंगे कि TTP को भी कंट्रोल करो। उन्होंने सोचा कि TTP कमजोर होगा, क्योंकि अफगान तालिबान ने कहा था कि वो अफगान जमीन से पाकिस्तान पर हमलों की इजाजत नहीं देंगे। लेकिन इसका उल्टा हो गया। TTP को अपने भाइयों की जीत से जोश मिला, अपने भाई यानी वो अफगान तालिबान की जीत से उनको जोश मिला। उन्होंने बोला यहां पे अफगान तालिबान जीत गए तो अब हम पाकिस्तान में जीतेंगे। उन्होंने दूसरे गिरोहों से मिलकर अफगानिस्तान में सुरक्षित ठिकाने बना लिए, और इसके साथ कुछ अफगान तालिबान लड़ाके भी जुड़ गए, उनके साथ अफगान तालिबान लड़ाके जुड़ गए पाकिस्तान तालिबान के साथ। तो पाकिस्तान में धमाके कम होने के बजाय तिगुने हो गए। बम फोड़ना, सिपाहियों पर फायरिंग, किडनैपिंग आम बात हो गई। अब हालत यह है कि TTP पाकिस्तान का सबसे बड़ा नासूर बन चुका है, सबसे बड़ा अंदरूनी दुश्मन है। हर साल सैकड़ों फौजियों को मार रहा है, आम लोगों को मार रहा है। वो सीमा के पास के इलाकों पर कब्जा करता रहता है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में TTP के ठिकानों पर बमबारी करता है, जो हो रही है। इससे क्या हुआ? पाकिस्तान और तालिबान के रिश्ते खराब हो गए।
सीमा पर भिड़ंतें हो रही हैं। तो जिन लड़ाकों को पाकिस्तान ने पाला वो अब पाकिस्तान पर ही हमले कर रहे हैं। पाकिस्तान ने सोचा था तालिबान का साथ उसे सुरक्षित करेगा, इसके बजाय तालिबान का एक ऐसा रूप खड़ा हो गया जो उसी के खिलाफ खड़ा है, उसी की जमीन पर। 100 बात की एक बात। इधर दिल्ली में अफगानिस्तान के विदेश मंत्री ने अफगानिस्तान के कारोबारियों से मुलाकात की। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी ने भारत में रहकर कारोबार करने वाले अफगानिस्तान के कारोबारियों से मुलाकात की। उनकी ये मुलाकात दिल्ली में मौजूद अफगानिस्तान के दूतावास में हुई। अमेरिकी कंपनी गूगल ने भारत में अपने अब तक के सबसे बड़े निवेश का ऐलान कर दिया। कंपनी करीब 1,25,000 करोड़ रुपए का निवेश कर आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में डेटा सेंटर और AI हब बनाएगी। I would like to thank Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji for his vision in which all the large companies are coming to India. बिहार में महागठबंधन में सीटों के बंटवारे की घोषणा से पहले ही सहयोगी CPM ने 18 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। उसने कई उम्मीदवारों को सिंबल तक बांट दिए। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले भागलपुर लोकसभा सीट से JDU सांसद अजय कुमार मंडल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए इसकी वजह यह बताई कि सांसद होने के बावजूद टिकट के बंटवारे में उनसे कोई सलाह नहीं ली गई। माना जा रहा है कि वो पिछले कई दिन से नाराज थे। उधर बिहार की राजधानी पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास के बाहर JDU विधायक गोपाल मंडल धरने पर बैठ गए। गोपाल मंडल भागलपुर जिले की गोपालपुर विधानसभा सीट से JDU के मौजूदा विधायक हैं। NDA उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी होने से पहले ही वो मुख्यमंत्री से मिलने पटना पहुंच गए। लेकिन मुख्यमंत्री आवास के बाहर सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें और उनके समर्थकों को रोक दिया। CM से मिलने से रोके जाने पर JDU विधायक गोपाल मंडल भड़क गए। वो मुख्यमंत्री आवास के बाहर ही धरने पर बैठ गए। लाठी चलाइए तब हटेगा, लाठी का प्रहार हो, ऐसे नहीं। गोपाल मंडल ने विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी के कुछ नेताओं से नाराजगी की बात कही। हालांकि गोपाल मंडल ने यह भी कहा कि उनकी नाराजगी मुख्यमंत्री से नहीं है, कुछ नेताओं से नाराजगी है जिनके कारण परेशानी हो रही है। CM आवास के बाहर काफी देर तक विधायक को मनाने की कोशिशें चलती रहीं। सौभाग्य की एक बात यह कि बिहार में ये मंडल वर्सेस मंडल क्या है। मंडल सुनकर लगता है कि कुछ OBC वाला झगड़ा होगा, लेकिन कहानी कुछ और है। चुनावों के बीच 2 खबरें ऐसी आईं जो वहां के लोगों को तो समझ में आ रही हैं, लेकिन बाकी पब्लिक समझ नहीं पा रही है कि आखिर JDU के नेता नीतीश कुमार के घर पर धरने पर क्यों बैठे थे। JDU नेता विधायक गोपाल मंडल को नीतीश कुमार के घर पर धरने पर बैठ गए। उनको पुलिस ने हटाया तो देखने से लगता है कि टिकट की मांग को लेकर ही होगा, जैसे कई बार देखा जाता है भाई चुनावों में टिकट की मांग को लेकर वो धरने पर बैठ गए। लेकिन कहानी उससे भी आगे की है। टिकट की मांग तो है ही, लेकिन ये लड़ाई मंडल वर्सेस मंडल है। ये बिहार की राजनीति में भागलपुर के 2 बड़े JDU नेताओं का झगड़ा है, अजय मंडल और गोपाल मंडल। और ये फिर सुर्खियों में आ गया। अजय मंडल ने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भेज दिया। अजय मंडल भागलपुर से लोकसभा सांसद हैं, वो लोकसभा सांसद हैं। उन्होंने बिहार विधानसभा चुनावों के टाइम इस्तीफा क्यों दिया? तो उन्होंने कहा कि पार्टी टिकट बांटने में उनकी सलाह को पार्टी ने नजरअंदाज कर दिया, इसलिए वो इस्तीफा दे रहे हैं। अनचाहे उम्मीदवारों को सीटें दे दी, जबकि वो लोकल सांसद होने के बावजूद कुछ नहीं बोल पाए। ये इस्तीफा अभी कबूल नहीं हुआ है, लेकिन JDU में हड़कंप मच गया, क्योंकि JDU के लोग समझ रहे हैं कि वो किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। JDU के लोग तो समझ रहे हैं, वहां की पब्लिक भी समझ रही है। क्योंकि फिर क्या हुआ कि गोपाल मंडल जो गोपालपुर से JDU के विधायक हैं, भागलपुर में गोपालपुर से JDU के विधायक हैं, वो सांसद हैं अजय मंडल, तो वो पटना में नीतीश के घर के बाहर धरना देने पहुंच गए। उनके समर्थक नारे लगा रहे थे, टिकट दो, टिकट दो। गोपाल मंडल को अपनी सीट से टिकट न मिलने का डर था, क्योंकि वो समझ गए कि अजय मंडल ने जो इस्तीफा दिया है वो इसलिए दिया है ताकि उनको टिकट न दिया जाए। पुलिस ने उन्हें हटा दिया क्योंकि वो राजभवन के पास प्रतिबंधित इलाके में थे। तो ये सब देखकर लगता है कि दोनों नेताओं की पुरानी दुश्मनी अब चुनावी टिकट की लड़ाई में बदल गई है। तो वो पुरानी दुश्मनी क्या है? क्यों नहीं चाहते अजय मंडल कि गोपाल मंडल को फिर से टिकट दिया जाए? आखिर वो तो सांसद हैं और गोपाल मंडल विधायक हैं। तो असल में क्या है, ये रंजिश अभी जुलाई अगस्त में सामने आई है। JDU ने भागलपुर में एक बड़ी बैठक बुलाई थी जिसका पोस्टर लगा, उसमें अजय मंडल का नाम था, फोटो था, लेकिन गोपाल मंडल का नाम गायब था। गोपाल मंडल इस पर भड़क गए। उनको लगा
उनकी टिकट काटने की तैयारी की जा रही है। तो उन्होंने अजय मंडल पर पर्सनल इल्जाम लगा दिए, खुल्लम खुल्ला, छोटे छोटे पर्सनल इल्जाम, चोरी जेब कतरी जैसे इल्जाम लगा दिए, उससे भी बड़े पर्सनल इल्जाम लगा दिए सांसद पर, विधायक ने सांसद पर, अपनी पार्टी के सांसद पर। तो बात तो बिगड़नी थी और बात और बिगड़ गई। गोपाल मंडल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, सभाएं कर दी, अजय मंडल पर भारी भरकम निजी आरोप लगा दिए, ऐसे ऐसे निजी इल्जाम जो बोले भी नहीं जा सकते। और गोपाल मंडल ने यह आरोप ऐसी भाषा में लगाए जो पब्लिक में बोली नहीं जा सकती। अब ये विधायक लगा रहे इल्जाम सांसद पर, इसके साथ यह भी कह दिया कि अजय मंडल नीतीश कुमार के खिलाफ ही काम कर रहे हैं। मतलब ये तो बहुत सभ्य भाषा में हम यहां बता रहे हैं। उन्होंने तो जिस तरह से कहा था वो पूछिए मत, और ये सब सैकड़ों लोगों मीडिया के सामने बोला गया। अजय मंडल ने इसे बर्दाश्त नहीं करना था तो नहीं किया। उन्होंने इन इल्जामों को झूठा बताया और अपनी इज्जत पर हमला बताया। और फिर भागलपुर के थाने में अजय मंडल ने गोपाल मंडल के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कर दिया, सांसद ने विधायक के खिलाफ। उन्होंने वीडियो दिए, अखबार की कटिंग दी, गवाह सबूत के तौर पर दिए। जेडीयू के सांसद ने जेडीयू के विधायक पर केस कर दिया। सरकार जेडीयू की, पब्लिक सब देख रही थी। खैर, पुलिस ने कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी। अजय मंडल ने कहा कि वो पद का सम्मान करते हैं इसलिए चुप थे, लेकिन अब कोर्ट और पार्टी में लड़ेंगे, कोर्ट में भी लड़ेंगे, पार्टी में भी लड़ेंगे। उन्होंने गोपाल मंडल के कई मुकदमों का जिक्र करते हुए उन पर हमला बोल दिया। अब दोनों पिछड़े वर्ग से हैं और जेडीयू और एनडीए को इलाके में नुकसान होने का डर साफ दिखने लगा इन दोनों नेताओं के झगड़े में। गोपाल मंडल अब तक नीतीश के करीबी माने जाते रहे हैं, 4 बार विधायक बने। अजय मंडल सांसद हैं, लेकिन टिकट और पावर की इस लड़ाई ने पार्टी में गुटबाजी उजागर कर दी। अब विपक्ष को इसमें एनडीए की कमजोरी दिख रही है, मौका ताक रहा है विपक्ष। अभी कोर्ट में केस चल रहा है, गोपाल मंडल ने माफी नहीं मांगी। जेडीयू कह रही है कि यह व्यक्तिगत झगड़ा है, पार्टी एकजुट रहेगी। लेकिन उस पूरे इलाके के लिए यह खतरनाक हो सकता है, एनडीए के लिए। यह एनडीए भी समझ रहा है, बीजेपी भी समझ रही है, क्योंकि भागलपुर प्रमंडल में 2 जिले हैं। बिहार की 243 सीटें 38 जिलों में बटी हुई हैं और ये 38 जिले 9 प्रमंडलों में बटे हैं। गंगा के उत्तर में 5 प्रमंडल हैं, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी और पूर्णिया प्रमंडल। और गंगा के दक्षिण में 4 प्रमंडल। अगर यूपी से चलते हुए देखें नक्शे पर लेफ्ट से राइट, तो पटना प्रमंडल, फिर मगध प्रमंडल, फिर मुंगेर, और बिल्कुल झारखंड से घिरा हुआ नक्शे में कोने पर भागलपुर प्रमंडल। गंगा के दक्षिण के 2 प्रमंडलों में पिछली बार एनडीए पीछे था और मुंगेर और भागलपुर में ही आगे थे। उसमें भी सबसे ज्यादा बढ़त एनडीए ने भागलपुर प्रमंडल के 2 जिलों भागलपुर और बांका की 12 सीटों पर बनाई थी। 12 में 9 सीटें एनडीए को मिली थी और महागठबंधन को 3 ही मिल पाई थी। यानी जो टोटल था एनडीए का 125 का और महागठबंधन का 110 का, उसमें भागलपुर प्रमंडल का बड़ा रोल था। भागलपुर प्रमंडल में एनडीए को वोट भी अच्छे पड़े थे, 44% वोट एनडीए को गए थे और महागठबंधन को मिले थे 38%। तो ये वो इलाका है जहां एनडीए को अपनी बढ़त बनाकर रखनी है। अब ऐसे में ये मंडल वर्सेस मंडल जैसी लड़ाई चुनावों में वहां का माहौल खराब कर सकती है जेडीयू के लिए, और जेडीयू के लिए माहौल खराब मतलब बीजेपी की टेंशन। इसलिए वहां की पॉलिटिक्स को समझने के लिए इस लड़ाई को समझना जरूरी है। 100 बात की एक बात। उधर मोकामा विधानसभा सीट से जेडीयू नेता अनंत सिंह ने नामांकन कर दिया। पटना की मोकामा विधानसभा सीट पर जेडीयू नेता अनंत सिंह ने नामांकन कर दिया। नामांकन से पहले उन्होंने अपने हजारों समर्थकों के साथ एक बड़ा रोड शो निकाला। इस रोड शो में उनके समर्थकों की गाड़ियों का एक लंबा काफिला भी शामिल हुआ। मशहूर लोक गायिका मैथिली ठाकुर बीजेपी में शामिल हो गईं। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। सूत्रों के मुताबिक मैथिली ठाकुर को बीजेपी दरभंगा जिले की अलीनगर विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में उतार सकती है।